तीसरे दिन का खेल खत्म होने को है और इस समय अभी इंडिया के पास मौजूदा समय में 65 रन की लीड है। कितने रन की? 65 रन की लीड है। और 59 रन पर टीम इंडिया की अभी ये दूसरी पारी चल रही है, लगभग 60 रन के आसपास ये पारी चल रही है और उसमें एक विकेट गिर चुका है, यशस्वी जायसवाल का विकेट जा चुका है। और अभी इस समय जो पारी संभाले हुए हैं वो है केएल राहुल और साई सुदर्शन। केएल राहुल अभी 37 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और आई होप इस पारी में एक बहुत अच्छा खासा स्कोर बनाकर जाए टीम इंडिया के लिए, तभी टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत सकती है, नहीं तो टीम इंडिया की जो जीत है वो खतरे में लटकी हुई है। साई सुदर्शन को भी यहाँ पर थोड़ा सा अब वक्त है, पहली पारी में आप जल्दी आउट हो गए, चलो कोई नहीं, लेकिन अब वक्त है कि भाई तुम ढंग से खेलो, ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा समय नहीं है भाई टीम इंडिया के पास ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। मेरे तो एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब आपकी पहली पारी में सब कुछ बढ़िया घटा हो, सब कुछ बढ़िया क्या घटा, मतलब जब पहली पारी में आपकी टीम 450 से ज़्यादा बनाने में कामयाब रही हो, वो टीम मामूली सी लीड लेकर बैठी है, मतलब 65 रन की लीड 450 रन बनाने के बाद। हम लोगों ने देखा जनरली कि भाई होता क्या है, जब भी कोई टेस्ट मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले केस में हमने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया 400 450 अगर पहली पारी में मार लेती है तो वो किसी भी टीम को अपने आसपास नहीं भटकने देती है, फर्स्ट पारी में चेस करने ही नहीं देती। बहुत कम बार हुआ है कि किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने चेस किया हो। हमारी इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद भी इंग्लैंड सिर्फ 6 रन से पीछे रहा था। 6 रन, सोच रहे हो, मतलब इंग्लैंड भी उसी तरीके से खेला जिस तरीके से इंडिया ने शुरुआत करी थी। मतलब हम इंग्लैंड को रोक ही नहीं पाए। जहां अपनी बॉलिंग लाइनअप की हम बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं, वो बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड को रोक नहीं पाई। इंग्लैंड ने भाई जम के धोया। मैं आपको बता दूं देखो क्या कुछ घटा। बात करें अगर हम इंडिया के बैटिंग लाइनअप की, तो इंडिया का बैटिंग लाइनअप बहुत ही अति सुंदर गुजरा भाई, बहुत अति सुंदर पारी हमें देखने को मिली, जिसमें यशस्वी जायसवाल की एक बहुत बड़ी विस्फोटक पारी अगेन शामिल रही। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने आगे आकर जिम्मेदारी निभाई, वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक कप्तानी वाली जो जिम्मेदारी होती है वो आकर यहाँ पर शुभमन गिल ने निभाई। उसके बाद ऋषभ पंत ने उनका बखूबी साथ दिया, मतलब 3 सेंचुरी हमें इस मैच में देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 101 रन की पारी खेली 158 गेंदों पर, उस समय उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 63.9 का था। फिर बात करें हम शुभमन गिल की, जिन्होंने 147 रन बनाए, जिनका स्ट्राइक रेट 64 का था, मतलब उतना ही था, ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर बात करते हैं हम ऋषभ पंत की, जिन्होंने 75 के स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाए। इतनी बड़ी बड़ी पारियां होने के बावजूद हम सिर्फ 471 रन बनाते हैं। अब सिर्फ 471 में इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपका टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल के गया हो, तो फिर बॉटम जो नीचे खिलाड़ी आते हैं उनका दारोमदार होता है भाई कि आप उस अच्छे खासे स्कोर को एक अच्छी तरीके से फिनिश करें। इस मैच में हम 500 से पार जा सकते थे, हमारे पास स्थिति भाई, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, इजीली 500 से ऊपर जा सकते थे। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल जाने के बाद लगातार विकेट गिरे। क्या करुण नायर हो, जो करुण नायर अभी उनका काफ़ी ज़्यादा नाम मतलब फैला हुआ था अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा, जिसके बलबूते पर करुण नायर को अभी टीम में शामिल भी किया, वो 0 पर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा महज 11 रन पर आउट हो गए। ये तो नए खिलाड़ी नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी क्या कहें, आउट हो जाते हैं, ये बोल्ड हुए भाई। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, जिनकी वापसी हो रही, मुझे लग रहा है आई थिंक काफ़ी लंबे समय बाद वापसी हो रही है शार्दुल ठाकुर की टीम में। शार्दुल ठाकुर 1 रन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इनका तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शार्दुल ठाकुर तक इतनी इनफ बल्लेबाजी थी टीम में कि हम 500 से प्लस स्कोर बना सकते थे। नहीं बना सकते थे भाई, बिल्कुल बना सकते थे। इस बात से तुम लोग सहमत हो कि नहीं हो? लेकिन हम 471 पर रुक जाते हैं, चलो कोई नहीं, 471 हमने बनाए, ये भी अगेन काफ़ी तगड़ा स्कोर होता है, कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं होता। तो ये भी कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं होता, बहुत तगड़ा स्कोर होता है भाई। 471 रन टेस्ट में पहली पारी में ईजी नहीं होता। तो हम 471 बनाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 471 रन को बड़ी ईजिली डिफेंड कर जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं टीम इंडिया को। लेकिन सब कुछ चीज़ें हुई हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हुई, और जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। हम सोच रहे थे कि इंग्लैंड को हम जल्दी निपटा देंगे, लेकिन निपटा नहीं पाए। निपटा इसलिए नहीं पाए क्योंकि रीज़न था इंग्लैंड की कंसिस्टेंसी बैटिंग। शुरुआती विकेट करें तो जैक कार्लवेली जो थे वो भले ही 4 रन पर चले गए, लेकिन उसके बाद जो भी बल्लेबाज आया उसने एक निर्णायक पारी खेली है भाई। बेन डकेट 62 रन की पारी, ओली पोप 106 रन की पारी, जो रूट 28, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 28 रन मार के गए ना। इतने हमारे नीचे के बल्लेबाज भी मार के जाते तो हम 500 से पार हो जाते, ठीक है। हैरी ब्रूक 99, पैन स्टोक 20 रन, जेमी स्मिथ 40 रन।
और उसके बाद क्रिस वोक्स 38 और लास्ट तक भाई ये लगभग अंत तक भाई 22 रन पड़े हैं। लास्ट के 2 बल्लेबाज रह गए थे, 11 वो भी मार के गए और 1, कुल मिलाकर यहाँ पर मतलब हर एक बल्लेबाज ने यहाँ पर रन मारे हैं, जबकि हमारे में सिर्फ टॉप के 3 बल्लेबाजों ने ही ये रन मारे पूरे के पूरे। बाकी के नीचे विकेट तो ऐसे गिरे उनके बाद कि जैसे पतझड़ आ गया हो, इस तरीके से विकेट गिरे। टॉप बॉलर हमारी तरफ से जसप्रीत बुमराह ही रहे, 24 ओवर फेंके और 83 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए, अकेन काफ़ी इकोनॉमिक रहे। मोहम्मद सिराज 27 ओवर 4 की इकोनॉमी, 122 रन दिए, विकेट 2 मिले। प्रसिद्ध कृष्णा को 3 विकेट मिले, बाकी का रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर का तो खाता ही नहीं खुला। तो बॉलिंग में भी हमें ओवरऑल कहीं कमी नहीं आ रही है, लेकिन कमी कहाँ थी जो इतने रन बन गए, इंग्लैंड इतनी जल्दी भाई बना गया। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी हम लोगों की कि इंग्लैंड इतना कर जाएगा भाई, इंग्लैंड इसे अचीव कर लेगा। हमें लग रहा था कि हम इंग्लैंड को जल्दी निपटा देंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत मैं बताता हूँ कहाँ रही। दिक्कत बेसिकली आप सभी लोग बोलेंगे, आप सभी लोगों को मालूम है, जितने लोगों ने भी मैच देखा, दिक्कत हमारे मतलब बोल सकते हैं खेलने के तरीके में थी। बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी टॉप तक, ठीक है, ऋषभ पंत तक। उसके बाद क्या हुआ वो हम आप लोगों को मालूम है, आए और ताश के पत्तों की तरह चले गए, ठीक है। कम से कम 10-20 रन भी मार के जाते तो एटलीस्ट यार हम 500 क्रॉस कर जाते, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था। 30 रन की हमें लीड और एक्स्ट्रा मिल जाती। सोचो, जो 5 रन की लीड थी वो हमें लगभग 30-35 रन की लीड मिलती यहाँ पर। एक तो हम 500 रन से दूर रहे नीचे के एकदम फॉल से, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी कमी रही भाई, देखो यहाँ पर मानो ना मानो हमारा फील्डिंग का जो अप्रोच है वो, इंडिया टीम हमारी जो अक्सर कर कभी कभार जब मैचेस को जीते हुए मैचेस को लूज करती है तो फील्डिंग की वजह से हारती है। मतलब क्या मतलब बोल सकते हैं आप लोग, यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा, रविंद्र जडेजा ने कैच छूटा, और एक बार नहीं कई बार कैच छूटे। एक बार कैच छूटता तो समझ जाते हैं कि भाई चलो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार नहीं बार बार कैच छूटे। बेन डकेट का कैच छूटा, और सबसे बात करें हैरी ब्रूक के कैच छूटे भाई, एक बार नहीं कई बार छूटे। दूसरी बात करें हम किसकी, नो बॉल की। अब नो बॉल का तो तुम यार कई लोग कह रहे होंगे कि भाई जसप्रीत बुमराह की नो बॉल थी, अगर वो विकेट मिल जाती तो ये हो जाता वो हो जाता। भाई देखो जसप्रीत बुमराह ना, ठीक है चलो हो गई नो बॉल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बंदे ने अपने सिरे से इतने रन नहीं खाए हैं कि जिससे बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो जाए। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो भाई तुम लोग? इतने ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं क्रिएट किया जसप्रीत बुमराह ने, चलो वो विकेट हो गई नो बॉल। वैसे तो जसप्रीत बुमराह बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं भाई कि नो बॉल ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी चली जाती है तो उन्होंने उसको कवर अप किया। लेकिन बाकी के बॉलर्स हमारे क्या कर रहे थे, हमारे बाकी के बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन खाए गाइस। मतलब देख रहे हो कितने कितने रन खाए हम अपने बॉलर्स का। देखो मैं अभी बताता हूँ तो मैं अपने बॉलर्स का क्या कुछ प्रदर्शन रहा है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। 128 रन खाए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, 128 रन। कब? जब आपके पास और भी तगड़े बॉलर्स उपलब्ध हैं, जब हम प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग करा रहे हैं। और 128 रन। मोहम्मद सिराज 122 रन, बुमराह ने कितने खाए? 83 रन। तो एटलीस्ट भाई बॉलर्स को थोड़ा सा और अपने आप को यहाँ पर ढंग से पिच को समझकर बॉलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा भाई 122 और 128 रन खा रहे हैं। 3 विकेट निकाले जरूर, चलो ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा उन 3 विकेट्स का जब सामने वाली टीम 471 के स्कोर तक पहुंच जाती है, सिर्फ 6 रन की लीड मिलती टीम इंडिया को। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि यहाँ पर बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हुए। बात करें अगर हम स्पिनर्स की, तो अगेन स्पिनर्स में बात करें हम शार्दुल ठाकुर की, तो 6 ओवर में 38 रन खाए हैं, और रविंद्र जडेजा 23 ओवर में 68 रन। ये रविंद्र जडेजा की ये जो बॉलिंग है ना, वो बहुत मतलब मैं इसको खराब बॉलिंग नहीं बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना बहुत कंजूसी वाली गेंदबाजी करी है। रन ही नहीं दिया भाई, 2 की इकोनॉमी से 68 रन। भाई जब आप 23 ओवर फेंकते तो ये 68 रन ज़्यादा नहीं होते। 23 ओवर 68 रन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। 23-24 रन तो सिंगल विंगल में निकल जाते हैं, और कम से कम एटलीस्ट एक ओवर में 2 या 3-4 रन तो आते ही आते हैं ना। तो वैसे भी निकालोगे तो 60-70 रन तो ज़्यादा, मतलब 60 रन तो कुछ नहीं है, मतलब 2 की इकोनॉमी से रन दिए हैं तो ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन बात करें मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की, इन्होंने भले ही 4 और 6 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, 3 विकेट लिए, वो भी 20 ओवरों में। प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी ज़्यादा महंगे रहे। यहाँ पर जो इंडिया की जो कमी रही मेन यहाँ पर रही। उसके बाद हमारी फील्डिंग देखा कितने ज़्यादा भाई, कैचेस तो छोड़ो भाई, कैचेस नहीं पकड़ना तो दूर की बात है, बाउंड्रीज भी बहुत ईजिली छूट रही हैं, बाउंड्रीज भी नहीं ढंग से डिफेंड हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी कमी थी, यहाँ पर टीम इंडिया को यहाँ पर कवर अप करना पड़ेगा। अब बात करें आगे की रणनीति की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस स्ट्रेटजी के साथ अगर टीम इंडिया आगे उतरती है तो मैच जीत सकती है। देखो स्ट्रेटजी ये 3 दिन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, अब 2 दिन बचे हैं टीम इंडिया पर, 2 दिन मैच बचे हैं, यानी कल का दिन बचा है। बारिश का भाई देखना पड़ेगा, क्या बारिश पड़ती है। अगर बारिश यहाँ पर दखल देती है तो टीम इंडिया को, अगर फिर उसके बाद बारिश बंद हो जाती तो टीम इंडिया को एक T20 वाली पारी यहाँ पर खेलनी पड़ेगी, T20 वाले अंदाज में खेलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया वो कर ना सके, कर सकती है, क्योंकि टीम में बहुत T20 खिलाड़ी भरे पड़े हैं, सब T20 खेल कर आए हैं। यशस्वी जायसवाल का विकेट जा चुका है, लेकिन बाकी के बहुत T20 खेला अभी IPL से निकल कर आए हैं, तो इतना कर सकते हैं कि बहुत कम बॉलों में 100-200 रन का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टीम इंडिया अगले 2 दिन में 200 रन का जो लीड है अगर ले लेती है तो मे बी टीम इंडिया जीत सकती है।
सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि भाई कल तो बिल्कुल ऑल आउट ना हो टीम इंडिया, चाहे बारिश पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन कल ऐसा मत करना कि भाई पूरी टीम ऑल आउट हो जाए। फिर उसके बाद एक दिन बचेगा भाई इंग्लैंड के पास, तो कोशिश करो कल का दिन टिको और कम से कम 200 प्लस की जो लीड है वो कम से कम लो। अभी मेरे हिसाब से 71 रन की तो लीड आ चुकी है, चलो 71 रन की लीड आ चुकी है, 65 पर अभी एक ही विकेट गिरा है, 71 रन की लीड आ चुकी है, लेकिन ये लीड 200 से प्लस की होगी तो टीम इंडिया इस मैच को डेफिनेटली जीत सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये लीड थोड़ी कम भी हुई और कल अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं और कल के दिन भी इंग्लैंड को बैटिंग करने का मौका मिल जाता है तो फिर ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगी, क्योंकि अगर कल आप शाम को इंग्लैंड को बैटिंग करने का मौका दे देते हैं तो इंग्लैंड में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो आने वाले मतलब नेक्स्ट 5th डे में 200 या 250 रन के स्कोर को चेज़ कर लें। उन्होंने करके दिखाया है, 471 रन उन्होंने चेज़ करके दिखाया। तो सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि भाई देखो फील्डिंग में मिसफील्ड बिल्कुल नहीं करनी है, बैटिंग अब यहाँ पर T20 वाली स्टाइल करनी पड़ेगी, ये जो सेकंड है विकेट्स नहीं होने हैं और बैटिंग T20 वाली अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, प्लस 200 से 250 तक का स्कोर तुम्हें रखना पड़ेगा भाई, लीड लेनी पड़ेगी। और देन लास्ट आपकी बॉलिंग, मिसफील्ड मत कीजिए और बॉलिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा को मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो प्रसिद्ध कृष्णा के एफर्ट्स ही टीम को मैच जिता सकते हैं। तो अगर ये ज़्यादा अपने सिरे से ज़्यादा रन ना निकालें तो टीम इजीली इस मैच को जीत जाएगी। सो गाइज ये था पहली पारी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। और गाइज आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया टेस्ट मैच को जीतेगी या नहीं? कमेंट्स में फटाफट से बताओ, क्या टीम इंडिया टेस्ट मैच को जीत रही है? कमेंट्स में बताओ, या फिर इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीत रही है, क्या लग रहा है आपको? तब तक के लिए दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।